बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम आदाब। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराएगा लोकल बॉडीज़ के। इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, क्या उसमें डिस्प्यूट कैसे उनके रिजॉल्व होंगे, पार्टीज़ के जो भी कैंडिडेट होगा वो एलिजिबल किन टर्म्स पे होगा इलेक्शन कंटेस्ट करने के, हेड ऑफ लोकल गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगा, काउंसलर कैसे इलेक्ट होंगे, कन्वीनर कैसे इलेक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेक्शन 91 ऑफ द पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 ये क्लियरली कहता है कि लोकल गवर्नमेंट्स के जो उनसे इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन कमीशन एक डेट फिक्स करेगी। ये इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी होगी कि चाहे वो अपने तमाम अपने तमाम के लिए तमाम इलेक्टोरल यूनिट्स के लिए एक डेट फिक्स करे, या अपने तमाम इलेक्टोरल ग्रुप्स के इलेक्टोरल यूनिट्स के में किसी एक के लिए अपनी एक फिक्स कर दे डेट, और उस डेट को वो इलेक्शन करवाएगी। और जो डेट इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट फिक्स करेगी वो ऑफिशियल गैजेट के आने के 120 दिन के पहले ना होगी, 120 दिन के बाद होगी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल गैजेट जारी होगा। जो डेट इलेक्शन कमीशन फिक्स करेगी वो उस डेट पर वो तमाम एलिजिबल वोटर्स को थ्रू पब्लिक नोटिस इंटीमेट किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि जनाब आप अपने हेड ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स उसको इलेक्ट करें और साथ अपने काउंसलर्स को इलेक्ट करें। और फिर उसके बाद एक और डेट फिक्स करेगी जिसमें उसके काउंसलर, इलाके के काउंसलर जो होंगे वो अपने कन्वीनर को इलेक्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कौन लड़ सकता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वो पॉइंट है जिसमें वकला के पास पिटीशंस वगैरह दायर करनी होती हैं वकला ने, और पार्टीज़ का आपस में डिस्प्यूट इन्हीं पॉइंट्स पे होता है। सेक्शन 92 ऑफ पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट रीड विद सेक्शन 109 ऑफ द पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019। इन दोनों सेक्शंस को रीड आउट करने के बाद हमें पता चलता है कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं पंजाब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कंटेस्ट करने के। दोस्तों, अगर सेक्शन 92 पढ़ें तो उसमें वो क्लियरली कहता है कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो कि हेड ऑफ लोकल गवर्नमेंट या काउंसलर को इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल बनाती है वो है सेक्शन 109 की क्वालिफिकेशंस। सेक्शन 109 की जो क्वालिफिकेशन अगर कोई पूरी करेगा तो उसके बाद वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेगा, अदरवाइज वो इनएलिजिबल होगा। और सेक्शन 109 को जब हम रीड करते हैं तो हमें पता चलता है 11 पॉइंट्स हैं, जो इनमें से किसी भी पॉइंट में फॉल करेगा तो वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा टू कंटेस्ट इलेक्शन। सबसे पहला पॉइंट है वो एलिजिबल नहीं है इलेक्शन कंटेस्ट करने के। एलिजिबल क्यों नहीं है? कोई भी वजह हो सकती है। दूसरे नंबर पे कॉम्पिटेंट कोर्ट से वो कन्विक्ट हुआ हुआ है। जो कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है कॉम्पिटेंट कोर्ट से कन्विक्ट किया गया है। किन ग्राउंड्स पे? किसी करप्शन के ग्राउंड्स पे, किसी इलीगलिटी कोई इलीगलिटी की है उस ग्राउंड पे, या किसी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे, या फिर किसी और करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। तीसरा इसमें है वो गवर्नमेंट के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट पे है, मसलन गवर्नमेंट के साथ उसका कोई ठेका हुआ है जिसमें उसने गवर्नमेंट को सप्लाई की करनी है चीज़ें, या गवर्नमेंट ने उसे कोई चीज़ें सप्लाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट पे है तो वो भी तब भी एलिजिबल नहीं होगा। फोर्थ वन, चौथा पॉइंट ये है कि वो पाकिस्तान में किसी सर्विसेज में है। अगर वो पाकिस्तान में गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है तो वो भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात हो रही है, एलिजिबल वोटर होने की बात नहीं हो रही। तो वो कोई भी ऐसा बंदा जो कि सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। पांचवा पॉइंट, वो पाकिस्तान में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन होल्ड कर रहा है। किस में? सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में। मसलन कि किसी भी ओहदे में है तो वो जनाब इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। ओहदा कौन सा? मसलन कोई पब्लिक ऑफिस ऑलरेडी वो एंजॉय कर रहा है, मसलन अगर कोई बंदा चेयरमैन PHA है या कोई और मुख्तलिफ गवर्नमेंट की जो ऑफिस हैं उनमें अगर उनको अगर होल्ड कर रहा है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। छठा पॉइंट ये है कि वो पाकिस्तान से वो किसी भी अपनी सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है,
या फिर उससे जबरी रिटायरमेंट ली गई है, ऐसी सूरत में भी वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। सातवां पॉइंट यह है कि वो किसी ने किसी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है और 1 साल के अंदर अंदर उसने वापस नहीं किया। ये भी एक ग्राउंड है कि कोई भी कैंडिडेट नहीं बन सकता अगर उसने 10 लाख रुपया किसी बैंक से उधार लिया है, लोन लिया है और उसको 1 साल के अंदर अंदर वापस नहीं किया। उससे अगला पॉइंट है आठवां, उसमें वो कहते हैं कि कोई भी उसने गवर्नमेंट टैक्स उसके वाजिबुल अदा हैं, कोई चार्जेस हैं, कोई ऐसी फीस जो कि उसने गवर्नमेंट को पे करनी है, अगर उसने नहीं पे किए तो तब भी वो इनएलिजिबल है, वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। अगला पॉइंट नाइन्थ है, उसका कोई डिपेंडेंट है, उसने कोई गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं जमा करवाई, गवर्नमेंट के कोई चार्जेस जमा नहीं करवाए, गवर्नमेंट का कोई टैक्स जमा नहीं करवाया, तो वो भी उस सूरत में भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो उसके डिपेंडेंट्स हैं उसको टैक्स वगैरह जमा करवाना पड़ेगा। किसी भी पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से वो डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया, मसलन एक बंदा नू लीग में है या पीपल पार्टी में है या पीटीआई में है या जमात इस्लामी या किसी और पॉलिटिकल पार्टी में, अगर वो बंदा वहाँ से डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। वो अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने डिफॉल्टर कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी पॉइंट जिसके ऊपर मुझे भी रिजर्वेशंस हैं, और इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पहले डिसीजंस दिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद डेयर एक्ट में इन्होंने क्लियरली बताया है कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि एमपीए प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर होने के लिए क्वालिफाई करता है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, अगर वो नहीं करता तो वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता। जी हाँ दोस्तों, ये थी सबसे पहली क्वालिफिकेशन, सबसे पहला जनाब रिक्वायरमेंट जो कि फुलफिल करनी है कैंडिडेट ने इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। दूसरी उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ग्रुप्स की तरफ से लड़ रहा है तो उसके पास उसकी टिकट होनी चाहिए, उसकी स्लेट होनी चाहिए। आम ज़बान में हम जिसे कहते हैं कि ये फलानी पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, फलां पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, तो उसके पास उसकी टिकट होनी चाहिए, उसकी स्लेट होनी चाहिए। सेकेंडली, अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो उसके इलाके के 3 एलिजिबल वोटर्स की तरफ से उसको करना चाहिए, मतलब कि 3 वोटर उसको आगे पुशअप करेंगे कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, और उनके 3 वोटर्स की तरफ से वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। उसके इलाके के 3 वो एलिजिबल वोटर्स उसको नॉमिनेट करेंगे कि वो इलेक्शन के हमारी तरफ से ये इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ेगा। थर्डली, जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन है जिसमें अक्सर कैंडिडेट से गलती हो जाती है, वो है नॉमिनेशन पेपर्स, नॉमिनेशन फॉर्म जो होते हैं वो उसने फिलअप करने हैं, उसकी जो प्रिस्क्राइब फीस होगी वो उसने जमा करवानी है, और जो भी इलेक्शन कमीशन अपने एक नोटिफिकेशन में बताएगा कि ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करें तो वो उस फॉर्म पे होंगी और वो उसने फुलफिल करनी होगी। उसमें वो अपनी रिटर्न्स जो उसने जमा करवाई हुई होंगी वो जब बतानी होगी, उसके जो असाजात हैं, एसेट्स हैं, वो उसने बताने होंगे। और अगर वो ये सारे नॉमिनेशन पेपर्स हैं, यहाँ से अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि नॉमिनेशन पेपर्स पे जांच पड़ताल की जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन को अगर लगा कि इसने अपने नॉमिनेशन में कुछ छुपाया है या फिर कुछ और ऑब्जेक्शंस इसके खिलाफ, कैंडिडेट के खिलाफ आएंगी, तो वो उसको डिसाइड करेगा इलेक्शन कमीशन बिफोर इलेक्शंस, और अगर इलेक्शन कमीशन ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो फिर वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकेगा। दोस्तों, नॉमिनेशन पेपर्स जब इलेक्शन किसी कैंडिडेट के एक्सेप्ट हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपना पोलिंग स्टेशंस और इलेक्टोरल ऑफिसर्स अपॉइंट करेंगे जो कि उन पोलिंग स्टेशन पे अपना काम करेंगे, और उनको तो बाकायदा उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, और उन ट्रेनिंग के बाद इलेक्शन कंटेस्ट होंगे। ये सेक्शन 93 में उन्होंने बताया गया। सेक्शन 94 में वो कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ग्रुप या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी भी पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ में अपने एजेंट वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को बताएंगे कि ये हमारे एजेंट है और ये हमारे इलेक्शन को देखेंगे। और पोलिंग एजेंट्स जो है उसको बाकायदा लॉ की तरफ से पावर्स दी गई हैं
कि वो किसी भी वोट की डिस्ट्रीब्यूशन वो वहाँ पे ड्यूरिंग जिस दिन इलेक्शन होगा वहाँ पे अपने पोलिंग स्टेशन पे मौजूद रहेगा, वहाँ पे किसी भी पोलिंग बूथ पे मौजूद रहेगा, और किसी भी किस्म की अगर इलेक्शन में धांधली, रिगिंग या कोई भी इलीगल एक्टिविटी उसने वहाँ पर फील अप की तो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। किसी भी वोटर को अगर इनएलिजिबल कहते हैं तो वहाँ पे भी वो अपनी व्यूज़ दे सकता है और उसको ऑब्जेक्ट भी कर सकता है, उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। और वहाँ वो सारा दिन बैलेट पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने के दौरान, वोट कास्ट होने तक, या फिर इलेक्शन के वोट्स जो कास्ट हुए हैं उनकी काउंटिंग के बाद तक वहाँ पर मौजूद रह सकता है। इलेक्शन पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग बूथ्स और इलेक्शन एजेंट्स, ये सब अपॉइंट होने के बाद इलेक्शन कमीशन एक ज़ाब्ता बनाएगी और ज़ाब्ता को पब्लिकली कैंडिडेट को बताया जाएगा। पब्लिकली बताया जाएगा कि कोई भी कैंडिडेट अगर इस ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी करता है तो उसकी वायलेशन पे उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इलेक्शन डे पे कोई भी कैंडिडेट जो कि हेड ऑफ लोकल गवर्नमेंट है या फिर काउंसलर है, वो सेक्शन 97 के तहत रिटर्न कैंडिडेट बनेंगे। सेक्शन 97 कहता है कि अगर लोकल गवर्नमेंट के हेड का इलेक्शन है तो जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लेगा वो रिटर्न कैंडिडेट कहलाएगा। मसलन हेड ऑफ लोकल गवर्नमेंट में 4 कैंडिडेट हैं, जिस कैंडिडेट ने ज़्यादा वोट लिए हैं वो इलेक्शन विन कर गया, रिटर्न कैंडिडेट बन जाएगा। इसी तरह काउंसलर के इलेक्शन होंगे। काउंसलर के इलेक्शन में भी जिस काउंसलर ने ज़्यादा वोट लिए, किस बिना पर, जिस लिस्ट के मुताबिक जो पॉलिटिकल पार्टी ने उसको दी है तो उसके मुताबिक जो प्रोपोर्शन बताई गई है उस प्रोपोर्शन के मुताबिक अगर उसने वोट लिए हैं तो वो रिटर्न कैंडिडेट बनेगा। दोस्तों, अगर किसी भी कैंडिडेट्स के दरमियान बराबर वोट हो जाए तो क्या होगा? अगर बराबर वोट हो जाए तो फ्रेश इलेक्शन में बी कॉल्ड, या फिर दोनों पार्टियां आपस में बैठ के कोई फैसला डिसाइड कर लेंगी, या फिर अगर किसी बात में मुतफिक ना हो तो फ्रेश इलेक्शन कॉल किए जाएंगे, दोबारा इलेक्शन करवाया जाएगा। दोस्तों, इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन में कैंडिडेट जो हैं वो विन कर गए। इस चीज़ का इलेक्शन कमीशन एक पब्लिकली अनाउंस करेगी, जो भी कैंडिडेट होगा, रिटर्न कैंडिडेट होगा, उसका अनाउंस करेगी। और अगर किसी को भी कोई डिस्प्यूट है पार्टीज के दरमियान, पार्टी से मुराद के कैंडिडेट्स के दरमियान, तो वो हारा हुआ कैंडिडेट अपने ग्रीवियंस दूर करने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन कंडक्ट करने से 30 दिन पहले बना दिया जाएगा। सेक्शन 99 के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाएगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इलेक्शन डिस्प्यूट सारे होंगे और ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन से रिलेटेड कैंडिडेट्स के तमाम डिस्प्यूट्स डिसॉल्व करेगी, इनको डिसाइड करेगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन जाएगी, क्या जाएगा? इलेक्शन ट्रिब्यूनल में एक इलेक्शन पिटीशन जाएगी। इलेक्शन पिटीशन कायदा सिविल प्रोसीजर कोड के तहत तैयार की जाएगी और सिविल प्रोसीजर कोड में जो भी तरीक़ाकार बताया गया है उसको फॉलो करने के बाद इलेक्शन पिटीशन एक्सेप्ट की जाएगी। इलेक्शन पिटीशन दायर करने की ड्यूरेशन क्या होगी? कितने दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन पिटीशन दायर की जा सकती है? इलेक्शन पिटीशन 45 दिन के अंदर अंदर की जा सकती है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन हो जाने के 45 दिन के अंदर अंदर दायर की जाएगी। 45 दिन के बाद अगर कोई पिटीशन दायर होगी तो वो खारिज कर दी जाएगी, बिकॉज टाइम लिमिटेशन उसके ऊपर अप्लाई होगा। इलेक्शन पिटीशन दायर होने के बाद इलेक्शन सिविल प्रोसीजर कोड के तहत अपना सारा प्रोसीजर इलेक्शन ट्रिब्यूनल कलेक्ट करेगा और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जो पावर्स होंगी इलेक्शन पिटीशन से रिलेटेड, वो या तो पिटीशन डिसमिस कर सकती है या फिर इलेक्शन को वाइड क्लियर डिक्लेयर कर सकती है इन टर्म्स ऑफ 103 ऑफ लोकल गवर्नमेंट, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019, या फिर किसी भी दूसरे कैंडिडेट को डिक्लेयर कर सकती है कि ये दूसरा कैंडिडेट जीत गया था इलेक्शन, जो पिटिशनर है वो इलेक्शन जीत गया था, या फिर उसको
कह सकती है कि आप हार गए थे, आपने कोई इलीगलिटी या में से गलत नहीं हुआ। या फिर टोटली दोबारा इलेक्शन 105 की टर्म्स पे इलेक्शन डिक्लेयर नल एंड वाइड कर सकती है। सेक्शन 103 और 105 में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि सेक्शन 103 में बताया गया है कि ये जो इलेक्शन में कैंडिडेट्स की तरफ से जो गलती होगी, अगर वो उन गलतियों के मुताबिक उन गलतियों पे अगर वो डिस्क्वालीफाई होता होगा तो वो सेक्शन 103 के तहत होगा। या फिर अगर इलेक्टोरल ऑफिसर्स या इलेक्टोरल यूनिट्स में किसी किस्म की इलेक्शन कमीशन की कोई गलती होगी तो 105 के तहत इलेक्शन को डिक्लेयर नल वाइड करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह ऐसी वीडियो ज़रूर आगे आगे भी और बनती जाएंगी। लीगल नॉलेज से रिलेटेड इंशाल्लाह और भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।